गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, जो हमारी वेक्टर स्पेस पे जो क्लासेस चल रही है फॉर कोर्स EC 002, मैं आज उसका नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बेटा, पिछली क्लास में हमने कुछ स्पेसिफिक वेक्टर स्पेसिस पढ़े थे और उन स्पेसिफिक वेक्टर स्पेसिस में तीन चीजें थी। एक तो सेट जो आपने कलेक्ट किया, और यूजुअल एडिशन और यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो आपने डिफाइन किया। तो सेट क्या होना चाहिए, एडिशन क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए किसी सेट को वेक्टर स्पेस बनने के लिए, हमने कुछ बात करी। आज के बाद हम ये मान के चलेंगे कि जो सेट हमें दिया जा रहा है वो वेक्टर स्पेस है अंडर द यूजुअल डिफाइंड एडिशन और अंडर द यूजुअल डिफाइंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उस पर हम कुछ काम करते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो क्योंकि वेक्टर स्पेस एक सेट होता है, तो अब के बाद मैं उसके एलिमेंट्स को वेक्टर्स बोलूंगा। लेकिन बी केयरफुल, ये वो वेक्टर्स नहीं है जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हुआ करता था, वो 12th में खत्म हो गया। वो अगर होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ यूक्लिडियन स्पेस के एलिमेंट्स में वो चीज देखने को मिलती है। अब आप सेट ऑफ मैट्रिसेस को अगर वेक्टर स्पेस कहोगे तो आप मैट्रिक्स को वेक्टर कहोगे, बिल्कुल कहेंगे, लेकिन क्या उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है? नहीं। सेट ऑफ पॉलिनोमियल, क्या उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है? नहीं। तो जो 12th क्लास में आपने पढ़े हैं वेक्टर्स जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, वो सिर्फ यूक्लिडियन स्पेस के मेंबर होते हैं। बाकी कोई अनदर वेक्टर स्पेस है उनमें ये सब चीजें नहीं होती। तो आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ये क्यों पढ़ाया जा रहा है थोड़ा समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास लेट V बी ए वेक्टर स्पेस, V बी ए वेक्टर स्पेस हो गया। और अब ये वेक्टर स्पेस है एंड लेट सपोज फॉर एग्जांपल V1 V2 डॉट डॉट Vn बिलोंग्स टू V। तो मैंने क्या किया, उस वेक्टर स्पेस से कुछ एलिमेंट्स ले लिए एंड α1 α2 डॉट डॉट αn बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब एक सेकंड के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि जो R है उसको मैं एज ए फील्ड कंसीडर कर रहा हूं। तो वो कहता है कि अगर V आपके पास एक वेक्टर स्पेस है और आप उसके कुछ वेक्टर्स लेते हैं, आप उसके कुछ एलिमेंट्स लेते हैं एंड कुछ एलिमेंट्स लेते हैं रियल नंबर या कुछ एलिमेंट्स लेते हैं फील्ड के, तो बाय द प्रॉपर्टी नंबर या कंडीशन नंबर 1 and 6 ऑफ द वेक्टर स्पेस थ्योरी, क्या मैं ये कह दूं कि α1 इंटू V1 प्लस α2 इंटू V2 प्लस डॉट डॉट αn इंटू Vn मस्ट बिलोंग्स टू V? आंसर है यस सर, आप ऐसा कह सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैंने यहां पर 6th पॉइंट लगाया होगा वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन का कि किसी भी नंबर का स्केलर मल्टीपल अगर V1 के साथ करूंगा तो V का एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली ये भी V का एलिमेंट है, सिमिलरली ये भी V का एलिमेंट है। और बाय द रूल नंबर 1 वेक्टर्स के एडिशन उसी के अंदर बिलोंग करेंगे। तो दिस प्लस दिस भी V के अंदर बिलोंग करेगा, दिस प्लस दिस भी V के अंदर बिलोंग करेगा, सबको ऐड करोगे तो V के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये जो नया मैंने एलिमेंट बनाया, जो नया वेक्टर मैंने बनाया, जो ऑब्वियसली कैपिटल V के अंदर बिलोंग करता है, नाउ दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3 Vn विथ रेस्पेक्ट टू α1 α2 α3 αn। बी केयरफुल, समझ गए बच्चों? तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनता है वेक्टर्स का, वो कन्फर्म एक वेक्टर ही बनता है और उसी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट बनता है जिस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट आपने लिए होंगे V1 V2 V3 Vn करके। बिल्कुल सिंपल। अब सवाल ये आता है कि सुधीर सर, अगर हम कुछ वेक्टर्स ले ले और हम कुछ स्केलर्स ले ले तो कितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? मेरे बच्चों,
अगर आपने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n फिक्स कर दिए तो एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। बट अगर आपने सिर्फ वेक्टर्स को फिक्स किया है, अल्फा v1 v2 v3 vn, और स्केलर्स आप कुछ भी ले सकते हैं, तो अनकाउंटेबल लीनियर कॉम्बिनेशंस बनते हैं। हमेशा अनकाउंटेबल लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्यों? क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा अल्फा 1 से अल्फा 2 से अल्फा n से, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स तो अनकाउंटेबल होते हैं। तो जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे कितने बन सकते हैं? सर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मेरे बच्चों, अगर मैं उन सारे कॉम्बिनेशन को कलेक्ट कर लूं, दैट मीन्स वी कलेक्ट ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम वेक्टर्स, देन दिस इज कॉल्ड लीनियर स्पैन। दिस इज कॉल्ड लीनियर स्पैन। तो बिल्कुल सिंपल है। पहले आप लीनियर कॉम्बिनेशन समझिए। समझ लिया सर? अब हम कितने लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? सुधीर सर ऐसे तो बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n की वैल्यूज आप चेंज करते हुए चले जाइए तो कॉम्बिनेशन अलग अलग होते चले जाएंगे। अगर आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n को फिक्स कर देते हैं तो फिर एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन अगर इनको आप चेंजेबल रखते हैं तो बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि भाई मान लीजिए मेरे पास V एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और मैंने एक इसका सबसेट कलेक्ट किया S, जिसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट रखे V1 V2 Vn, सपोज कुछ एलिमेंट लिए, तो ऑब्वियसली बात है S जो है वो V का सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई वांट टू क्रिएट सम सेट LS, जिसको हम कहते हैं लीनियर स्पैन ऑफ एलिमेंट ऑफ S, बट बेसिकली दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ V1 V2 Vn। अब यहां अल्फा आई बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख रहा हूं, मतलब V1 V2 Vn तो मैंने फिक्स कर दिए, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। देन दिस कलेक्शन, बेसिकली दिस इज व्हाट? लीनियर कॉम्बिनेशन। और अगर मैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n को वेरी करा रहा हूं, कुछ भी आप ले सकते हो। सो दीज आर द अनकाउंटेबल सिनेरियोज। सो वी कलेक्ट दिस अनकाउंटेबल सिनेरियो, then this is denoted as LS, and this is called linear span of V1 V2 V3 Vn, or linear span of set S, where S is collected as V1 V2 V3 Vn। ठीक है बेटा? तो ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, उसके बहुत सारे वेक्टर्स आप लेते हो, बहुत सारे एलिमेंट्स आप लेते हो, तो उनका स्केलर्स के साथ मल्टीपल और एडिशन करके आप एक नया वेक्टर बना सकते हो, जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। चलिए, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब टर्म आती है लीनियर इंडिपेंडेंसी। एंड डिपेंडेंसी। ठीक है बेटा? क्या टर्म आती है? लीनियर इंडिपेंडेंसी एंड लीनियर डिपेंडेंसी। सबसे पहले तो एक चीज बता दूं, क्योंकि हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, तो लीनियर अलजेब्रा में आप जो भी काम करते हो वो हमेशा लीनियरली ही होता है। तो डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स के बारे में भी अगर मैं बात करूं ना या लिखूं, तो समझ लेना कि सुधीर सर लीनियर डिपेंडेंसी एंड लीनियर इंडिपेंडेंसी ऑफ द वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी नॉन लीनियर भी होती है, लेकिन यहां नहीं होंगी, क्योंकि यहां पे हम लीनियर अलजेब्रा या वेक्टर स्पेस थ्योरी पर काम कर रहे हैं मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। अब होता क्या है वो सुनो। वो कह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास V एक वेक्टर स्पेस है, सिंपल, और मैंने इसके कुछ एलिमेंट्स लिए, V1 V2 डॉट डॉट Vn आर सम एलिमेंट ऑफ V। तो आपको यह बताना है कि क्या यह लीनियरली डिपेंडेंट है
या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मैंने बोला चलो ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताइए, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी का मतलब आपको पता है ना? अगर कोई चीज डिपेंडेंट होती है, चाहे वो लीनियरली डिपेंडेंट हो चाहे वो नॉन लीनियरली डिपेंडेंट हो, तो शायद आप ये कहेंगे कि सर दो चीजें अगर डिपेंडेंट होती है तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है, आप एक की वैल्यू में चेंज करोगे तो दूसरी की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, तभी तो डिपेंडेंसी हुई। और अगर आप ये कहते हो कि सर ये चीजें इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, आप एक में चेंज करोगे तो दूसरे को इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। दे आर द सेंस ऑफ डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी, बिल्कुल सिंपल। लेकिन ये तो मैंने थोड़ा सा मीनिंग समझाया आपको कि क्या मीनिंग हो सकता है डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी को लेके। अब यहां पे हम बात करते हैं थोड़ा सा लिटिल बिट कि लीनियर इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी आप कैसे डिफाइन करोगे, करते हैं। तो मेरे बच्चों सबसे पहले बात करते हैं लीनियरली डिपेंडेंसी की, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, द वेक्टर v1 v2 अप टू डॉट डॉट vn which are the element of v are linearly dependent if there exist some non-zero scalars such that alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus dot dot alpha n vn is equal to 0. पॉइंट टू बी नोटेड, वो कह रहा है कि अगर कुछ वेक्टर्स हैं आपके पास, दे मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। कब? इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो मिरर इमेज ऑफ ई लिखा है ना, दिस इज नथिंग बट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसका मतलब है कि आप कोई भी सेट ऑफ नॉन जीरो अल्फाज एग्जिस्ट करा के दिखा दीजिए सच दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन बिकम जीरो। बस पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कह रहा है, v1 v2 vn आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो स्केलर्स। सम नॉन जीरो स्केलर्स कौन से? अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n सच दैट। अब सम नॉन जीरो स्केलर्स का मतलब ये नहीं कि ये सारे नॉन जीरो होने चाहिए, नहीं। सम नॉन जीरो स्केलर्स का मतलब है कि ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आपने लिए हैं, इनमें से कम एक स्केलर नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम। कभी कंफ्यूज हो जाओ कि सुधीर सर आपने सम नॉन जीरो लिखा है तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n क्या सारे नॉन जीरो होने चाहिए? नहीं। देयर एग्जिस्ट सम का मतलब है कि भाई कम से कम एक अल्फा नॉन जीरो होना चाहिए, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर लो और बोलो कि सुधीर सर क्या पढ़ा रहे हैं, पहले समझ लीजिए सुधीर सर क्या पढ़ा रहे हैं। इसीलिए बार बार बोलता हूं, मेरे पढ़ाए हुए में कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज या कॉल करिए, अपने आप चतुर ना बनिए बिल्कुल भी, क्योंकि हो सकता है ना मेरा सेंस क्या है। सेंस मैटर करता है मेरे बच्चों, एजुकेशन में ये डिपेंड करता है। तो v1 v2 vn लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। कब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे? जब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन अल्फा आई इज नॉन जीरो और कैन से दैट सम नॉन जीरो स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सच दैट, ऐसा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कुछ अल्फा आईज मेरे पास नॉन जीरो है, एक अल्फा आई भी नॉन जीरो है सपोज फॉर एग्जांपल, तो उसको मैं राइट हैंड साइड में लिख लूंगा या लेफ्ट हैंड साइड में लिख लूंगा, बाकी सबको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। तो क्या होगा, वन वेक्टर कैन बी स्प्लिट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर वेक्टर। समझ गए? तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स के टर्म्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो डिपेंडेंसी होगी। अब क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में काम कर रहा हूं, पावर 1 में काम कर रहा हूं, तो लीनियरली डिपेंडेंसी होगी, दैट्स इट। यहीं पे आप रिवर्स कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन आपने जीरो किया और सारे अल्फा आई जीरो है, एक भी आपको अल्फा आई ऐसा नहीं मिला जो कि नॉन जीरो है, तो ऑब्वियसली बात है लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्योंकि एटलीस्ट वन, अगर एक भी देयर एग्जिस्ट सम एटलीस्ट वन अल्फा आई नॉन जीरो होता तो लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर सारे अल्फा आई नॉन जीरो, सारे अल्फा आई जीरो हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन जब बना
तो कुछ ऐसे बना। लीनियरली इंडिपेंडेंसी का जब डेफिनेशन बना तो ऐसे बना, V1 V2 Vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा n Vn इज इक्वल टू 0 implies अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर आपको कुछ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो कुछ मत करिए, आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए, उसको 0 पुट कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि V1 V2 Vn का लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा 0 वेक्टर होगा, नहीं, मैं कह रहा हूं एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा n Vn, और उसको 0 वेक्टर के इक्वेट कर दीजिए। और अगर आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया, देन इंप्लाइज अल्फा 1 भी 0 है, अल्फा 2 भी 0 है, अल्फा n भी 0 है, तो कंफर्म आपके वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। मेरे बच्चों, इसका मतलब है कि आप कोई भी नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते V1 V2 Vn का। इसका मतलब वन वेक्टर कैन नेवर बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। तो एक में चेंज करोगे, दूसरे में कोई चेंज मेजर नहीं होगा, एक में चेंज करोगे तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द इंडिपेंडेंसी। अब क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में काम कर रहा हूं, पावर 1 है, तो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इंडिपेंडेंसी। मतलब इंडिपेंडेंसी का एक पर्टिकुलर केस है। हालांकि आप उतना मैथमेटिक्स की आपको नीड नहीं है, तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल एग्जाम में एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है। तो आप डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी कैसे चेक करते हैं? आप सबसे पहले एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं आर्बिट्री, उसको 0 के इक्वेट करते हैं, फिर ये जो कोफिशिएंट है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, आप इनको कैलकुलेट करते हैं। दो केस बनेंगे, अगर सारे अल्फा i 0 हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर एटलीस्ट वन सम अल्फा i's आर नॉन जीरो, देन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। दैट्स इट। तो आज की क्लास में हमने पहले करा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर हमने लीनियरली डिपेंडेंसी और लीनियरली इंडिपेंडेंसी के बारे में बात करी। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। टॉपिक है जनरेटिंग और स्पैनिंग सिस्टम। ठीक है, जनरेटिंग और स्पैनिंग सिस्टम। ठीक है बेटा, तो मतलब वो ये कहना चाह रहा है, या मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखो जी, आपने वेक्टर स्पेस था आपके पास, वेक्टर स्पेस में कितने एलिमेंट होते हैं ये डिबेट का टॉपिक नहीं हो सकता, क्योंकि वेक्टर स्पेस में फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों टाइप के एलिमेंट होते हैं। वो डिपेंड करता है आपने कोरस्पॉन्डिंग फील्ड क्या लिया है। अब यहां पे जो हमने फील्ड लिया है रियल नंबर, उसके अकॉर्डिंग वेक्टर स्पेस में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वेक्टर स्पेस में हमेशा अनकाउंटेबल एलिमेंट होते हैं, काउंटेबली फाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा मेरा फील्ड क्या है। अब ऑब्वियसली बात है, मैं प्योर मैथ्स के बच्चों को तो पढ़ा नहीं रहा, नहीं तो मैं उस हिसाब से पढ़ाता। मैं इकोनॉमिक्स के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए फील्ड हमेशा हम रियल नंबर कंसीडर करके चलते हैं। तो कभी ऐसा होता ना कि टीचर ने कोई बात बोल दी, आपको लगा सुधीर सर तो किताब में ऐसा लिखा है, अरे बाबू किताब में किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकता है। जरूरी नहीं कि हर चीज दोनों फॉर्मेट सेम ही हो। किताबें हजारों करोड़ों लिखी गई है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है पहले मुंह देख, थोड़ा देख लिया करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। चतुर ना बना करो ज्यादा, तो वो किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी लिखी जाती है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं, अब मुझे थोड़ा बार बार समझाना पड़ेगा आपको कि बेटा अगर मैं कह रहा हूं ना वेक्टर स्पेस में अनकाउंटेबल एलिमेंट ही होते हैं, वो सिर्फ तुम्हारे रेस्पेक्ट में है, क्योंकि यहां पे फील्ड रियल नंबर है। अदरवाइज काउंटेबली इनफाइनाइट और काउंटेबली फाइनाइट भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। चलिए खैर, डजंट मैटर। अब वो ये कहता है कि देखो जी, अगर आप कुछ एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस में से ऐसे फाइंड आउट कर सके जो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे, तो हमें पूरे वेक्टर स्पेस को पढ़ने की नीड नहीं है,
हम सिर्फ उन्हीं वेक्टर्स को स्टडी करेंगे जिनके थ्रू हम पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड जनरेटिंग और स्पैनिंग सिस्टम। मींस वो ये कहता है कि लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस एंड आई कलेक्ट सम वेक्टर्स v1 v2 डॉट डॉट vn बिलोंग्स टू s। कोई दिक्कत नहीं है, बिलोंग्स टू v, सॉरी, बिलोंग्स टू v। अब वो कह रहा है कि जनरेटिंग या स्पैनिंग सेट बनाइए किसका, v1 v2 vn का। ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, दिस इज नथिंग बट ls। अब ls क्या है समझाता हूं। ls is the collection of all possible linear combination of v1 v2 v3 vn। इसका मतलब आपको अगर मैं v1 v2 v3 vn दे दूं सपोज फॉर एग्जांपल, और मैं ये बोलूं कि इन v1 v2 vn से आप बाकी कितने वेक्टर्स जनरेट कर सकते हैं, तो लीनियर अलजेब्रा में जनरेट कैसे करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बना के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ls में आपको पढ़ा रहा था, जो किसके बराबर था, α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस डॉट डॉट αn vn, where alpha I belongs to real number. Now this ls is what, basically collection of all linear combinations। मतलब आप v1 v2 vn से जितने भी एलिमेंट्स v के जनरेट कर सकते हैं बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन, वो ये है जिसको हम कहते हैं लीनियर स्पान। कोई प्रॉब्लम नहीं, बना दिया आपने। अब वो कहता है कि इफ दिस लीनियर स्पान इज एग्जैक्टली इक्वल टू v, मतलब आपका जो ls है ना, वो s के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपका ls एग्जैक्टली वेक्टर स्पेस के बराबर बन गया, तो आप क्या ये कह सकते हैं कि जो s के एलिमेंट थे v1 v2 v3 vn, उनसे आप पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हैं, स्पैन कर सकते हैं। यस सर, लेकिन ऐसा तभी कह सकते हैं जब ls v के बराबर होगा। तो लीनियर स्पान का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर हम सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे v1 v2 v3 vn के, और अगर वो ls गलती से v के बराबर हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, s जनरेट्स और स्पैन v। मतलब s जो सेट है, जो s सेट आपने लिया था v1 v2 vn, वो जनरेट करेगा v को या फिर वो स्पैन करेगा v को। लेकिन ऐसा तभी होगा मेरे बच्चों जब ls और v एग्जैक्टली बराबर होंगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ls जो आपने बनाया वो सबसेट रहता है v का, सबसेट तो हमेशा रहेगा लेकिन v का सबसेट रहता है, एग्जैक्टली बराबर नहीं होता। तब आप s को जनरेटिंग सिस्टम, स्पैनिंग सिस्टम, स्पैन, जनरेट सेट नहीं कह सकते। जनरेटिंग या स्पैनिंग सेम बात है, तभी कहते हैं जब ls v के बराबर हो जाता है। क्योंकि जनरेट का मतलब यही है ना कि भाई आप v को जनरेट करना चाहते हो, पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करना चाहते हो कुछ एलिमेंट से। तो इसका मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ v कैन बी जनरेटेड बाय सम एलिमेंट ऑफ s, तभी तो होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब s के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन इस v के बराबर हो जाएंगे, ये कंडीशन मिल जाएगी। ठीक, तो स्पैनिंग या जनरेटिंग का मतलब होता है, थोड़ा सा अगर मैं अब आपको डेफिनेशन के थ्रू अपनी बात समझाऊं, वो क्या होता है कि s विच इज इक्वल टू v1 v2 डॉट डॉट vn which is a subset of v is called spanning set of v if for all
V belongs to capital V, there exists some alpha 1, alpha 2, dot dot alpha n belongs to real number such that V is equal to alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus dot dot alpha n Vn. That's it. Point to be noted. आपको S से V को जनरेट करना था, तो मैंने क्या बोला कि S जो कि सबसेट है V का, दिस इज कॉल्ड स्पैनिंग सेट और जनरेटिंग सेट ऑफ V इफ अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं V का, देयर मस्ट एग्जिस्ट सम स्केलर्स, और यहां पे मैं देयर मस्ट एग्जिस्ट सम नॉन जीरो स्केलर नहीं लिख रहा हूं, ये सारे भी जीरो हो सकते हैं क्योंकि मुझे जीरो एलिमेंट भी तो जनरेट करना है ना। तो जीरो एलिमेंट तभी जनरेट होगा जब सारे के सारे जीरो होंगे, या मतलब नॉन जीरो होंगे तो भी हो सकता है, लेकिन जीरो की भी पॉसिबिलिटी है ना, तो मुझे वो भी यहां अलाउ करना पड़ेगा। जब देयर एग्जिस्ट सम अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n सच दैट, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि V इज नथिंग बट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2, V3, Vn। तो आपके पास अगर V1, V2, V3, Vn हुआ तो आप इस तरीके से V को बना सकते हैं, यस सर, V को जनरेट कर सकते हैं, यस सर। और V क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट है कैपिटल V का। तो जब आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ कैपिटल V जनरेट हो सकता है तो पूरा वेक्टर स्पेस भी तो जनरेट हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी सेट को S को V का जनरेटर बोल रहे हैं, स्पैनर बोल रहे हैं, तो उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और इस कंडीशन का मेरे बच्चों मतलब यही है कि LS इज इक्वल टू V, दैट्स इट, यही मतलब है इसका। समझ में आया? चलिए, तो मैंने अब तक दो बातें पढ़ाई कि कोई भी सेट अगर आप लेते हो वेक्टर स्पेस का, उसके अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं और वो लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं। ठीक, फिर मैंने एक बात बताई कि क्या उस सेट से आप वेक्टर स्पेस को, पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। भाई फॉर एग्जांपल, तो आपने बोला सर जरूरी तो नहीं है हमेशा जनरेट कर सकते हो, लेकिन अगर उस सेट का LS विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन V के एग्जैक्टली बराबर हो जाता है तो हम उससे जनरेट कर सकते हैं। मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों चीजों को मैंने मिला दिया और एक नया टॉपिक बना दिया, बेसिस, राइट बेटा। सो बेसिकली जो पिछले सेक्शन में मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस होता है और उसका हम कोई सबसेट लेते हैं S, उस S के सेट के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से होते हैं। कैसे? एक तो वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और उन एलिमेंट से मैं पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकता हूं, मींस LS जो है वो V के बराबर होगा। देन दिस सम सेट ऑफ कलेक्शन जो मैंने लिया है, दिस इज कॉल्ड बेसिस। सो बेसिस क्या होगा मेरे बच्चों? बेसिस होगा सपोज B, हम इसको B से डिनोट करते हैं। दिस इज द कलेक्शन ऑफ V1, V2 अप टू डॉट डॉट Vn विच इज ए सबसेट ऑफ V इज कॉल्ड बेसिस if satisfy the two condition, if satisfy the conditions। कौन कौन सी कंडीशंस है? नंबर 1, एक तो B इज Li, ठीक है, और ये मैं बता चुका हूं B इज Li का मतलब है कि B के अंदर जो वेक्टर्स हैं, B के अंदर जो एलिमेंट्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एंड सेकंड, LB यानी कि लीनियर स्पान ऑफ B एग्जैक्टली V के बराबर होना चाहिए। तो अगर LB एग्जैक्टली V के बराबर है और B लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन B इज कॉल्ड बेसिस। मेरे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस मस्ट बी सेम एंड दिस इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो जितने भी आप वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं उनकी जो डायमेंशन होती है, दिस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस। मतलब बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। बेसिस यूनिक नहीं होते, किसी भी एक वेक्टर स्पेस के लिए बहुत सारे बेसिस बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल बेसिस बनाए जा सकते हैं। हाँ,
उनमें ऐसा जरूर है कि कुछ स्पेसिफिक बेसिस को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड बेसिस जरूर बनाए जाते हैं। हां, स्टैंडर्ड बेसिस हमेशा यूनिक होते हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिस मेरे बच्चों कभी भी यूनिक नहीं होते। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस मस्ट बी यूनिक। किसी भी वेक्टर स्पेस के कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारे अगर बेसिस बन रहे हैं तो यह गारंटी है कि बेसिस के अंदर जितने वेक्टर्स होंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे, वो मस्ट बी सेम होंगे, विच इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे बच्चों, मान लीजिए आप आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपके सामने एक बी सेट कंस्ट्रक्ट करूं विच इज 1 0 0 ओके, 0 1 0 ओके, 0 0 1, समझ गए। दिस इज सबसेट ऑफ आर क्यूब and this is the basis for R3 as well as standard basis for R3. That's it. बिल्कुल सिंपल है। यहीं पे अगर मैं B डैश एक सेट बना लू ना, 1 1 1 कोमा 1 1 0 कोमा 1 0 0, समझ रहे हो। दिस इज ऑल्सो द बेसिस, पॉइंट टू बी नोटेड। B और B डैश आर डिफरेंट सेट, बट यहां पर भी 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और यहां पर भी 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। बिल्कुल सिंपल सिनेरियो है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेसिस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं। बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी सेम। तो ये यूक्लिडियन हमने बात किया। अब और बहुत सारे वेक्टर स्पेस हमने पढ़े हैं। तो मान लीजिए हम एक वेक्टर स्पेस लेके चल रहे हैं P3। तो जैसे ही मैंने बोला हम P3 वेक्टर स्पेस लेके चल रहे हैं, तो P3 क्या है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल अप टू डिग्री 3। और मान लीजिए आपको इसका बेसिस बनाना है, तो बेसिस में दो चीजें होती है, एक तो वो P3 को जनरेट करे और एक वो आपस में तो मान लीजिए आपको P3 का बेसिस बनाना है, तो P3 के अंदर 3 ऑर्डर है उसके पॉलिनोमियल चाहिए, या 3 है उसके पॉलिनोमियल आपको चाहिए। तो एक तो आपको 0 डिग्री जनरेट करना पड़ेगा विच इज कांस्टेंट, एक 1 डिग्री जनरेट करना पड़ेगा, एक 2 डिग्री जनरेट करना पड़ेगा, और एक 3 डिग्री जनरेट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली P3 के बेसिस में 4 एलिमेंट होंगे। मैं आपको कि B आप ले लीजिए, एक तो कांस्टेंट ले लीजिए, x ले लीजिए, एक x स्क्वायर ले लीजिए, और एक x की क्यूब ले लीजिए। तो कैन वी से दैट दिस इज सबसेट ऑफ P3? आंसर है यस। क्योंकि P3 के अंदर 2 डिग्री 3 तक के सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो 1 क्या है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, x क्या है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, x स्क्वायर क्या है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, x की क्यूब क्या है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। तो कंफर्म दिस सिलेक्शन इज सबसेट ऑफ P3। अब सवाल यह आता है कि क्या ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है? तो मेरे बच्चों आपको चेक करना पड़ेगा। अब कैसे चेक करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंसी? V1 V2 V3 V4 इनको आपकी लीनियरली, आपको इनकी लीनियरली इंडिपेंडेंसी चेक करनी हो, सबसे पहले आप इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू V2 प्लस अल्फा 3 इंटू V3 प्लस अल्फा 4 इंटू V4, और पुट इट इक्वल टू 0 करेंगे। बट दिस 0 इज नॉट द 0 नंबर, दिस 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, और विच इज ए 0 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो जब डिग्री 3 का पॉलिनोमियल लिखोगे तो कैसे लिखोगे उसको? आप उसको लिखोगे 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स की क्यूब, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करूं सेम पावर्स का, तो अल्फा 1 भी 0 मेरा आ रहा है, अल्फा 2 भी मेरा 0 आ रहा है, अल्फा 3 भी मेरा 0 आ रहा है, अल्फा 4 भी मेरा 0 आ रहा है। सिंपल बिल्कुल। तो मेक ए लीनियर कॉम्बिनेशन, पुट इट इक्वल टू 0, सोल्व द कोफिशिएंट दिस 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 दिस। क्या बताया था आपको? लीनियरली इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी पता चल जाएगी। तो सारे अल्फा आई अगर 0 है तो कंफर्म योर वेक्टर मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो बी आपने कंस्ट्रक्ट करा कोरस्पॉन्डिंग टू P3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है सारे वेक्टर्स। अब बारी आती है कि सर
क्या ये P3 को जनरेट करेगा मेरे बच्चों? P3 के अंदर तो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है, तो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स को तो हम जनरेट कर करके देख नहीं सकते, तो हम क्या कर लेते हैं, P3 के किसी भी आर्बिट्री एलिमेंट को जनरेट करते हैं। तो P3 का आर्बिट्री एलिमेंट जो होगा, मान लो वो है P3x, और वो क्या है, सपोज A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A क्यूब इंटू x क्यूब। तो अगर ये आपने जनरेट कर दिया इनसे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये तो आर्बिट्री एलिमेंट है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी बात बताइए, क्या मैं इस वेक्टर को इनकी टर्म्स में एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं? आंसर है यस। कैसे सर? देखो, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x की क्यूब को हम लिख सकते हैं A0 इंटू 1 यानी कि एलिमेंट 1 इंटू x यानी कि दूसरा एलिमेंट प्लस A2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की क्यूब। धाती ये 1 है, V1 x V2 x स्क्वायर V3 x क्यूब V4। तो this arbitrary element can represent as a linear combination of the given vectors. That's why B must be a basis. और मेरे बच्चों, यहां पर मैंने फॉर सिंपलिसिटी B को स्टैंडर्ड बेस लिया है और डिफरेंट बेस भी बनाए जा सकते हैं या चेक किए जा सकते हैं कि बताइए ये P3 का बेसिस बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी, होप सो आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, या फिर आपका बेसिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। चलिए मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय।